अस्सलाम वालेकुम भाई। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम ऑनलाइन वाला बेटा, कैसे हो? आवाज़ ठीक आ रही है मेरी आप लोगों को? चलो, गुड हो गया। जनाब, इट्स माय ओन प्लेस, माय ओन इंस्टीट्यूट। लास्ट 30 डेज के अंदर इट्स ऑलवेज अ chaos। और सर स्टडी टाइम बढ़ा दो, चीज़ें मैनेज हो जाती है। नहीं नहीं, घर जाके करीब है, बहुत ज़्यादा होगा। ये सुफियान अपलोड हो गया था, आपको एक्सेस आज मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला, डोंट वरी। शिफ्ट कर देता हूँ। चलो भैया, लेट्स बिगिन। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमारे आज के लेसन के ऊपर हम बात करेंगे तो वो आता है ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ लेंसेज। कल हमने जनरल फिजिक्स देख लिया था, आज लेंसेज देखेंगे और लाइट देखेंगे। इसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इन सब चीजों पर बात हो रही है। तो देखो मेरे बच्चों, जब बात आ जाती है लेंसेज के ऊपर, तो एटीबी के पर्सपेक्टिव से एग्जामिनर जो चीज आपसे पूछता है वो है लेंस की फोकल लेंथ निकालने का काम। उसका मेजर फोकस यही होता है, हाउ आर यू गोना फिगर आउट द फोकल लेंथ ऑफ योर लेंस। अब फोकल लेंथ क्या होती है और लेंस की फीचर्स क्या थे, मैं बस एक थोड़ा सा तुम्हें ओवरव्यू दे दूं ताकि फिर तुम उसको आगे मजीद लेके चल सको। अब देखो मामला क्या है। दो किस्म के लेंसेज होते थे, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग लेंसेज वो होते थे जो लाइट रेस को एक पॉइंट पर लाके कन्वर्ज कर दिया करते थे, जबकि डाइवर्जिंग लेंसेज उन्हें एक पॉइंट से स्प्रेड आउट करते थे। हमारे लेंसेज में एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर होता था जिसको हम कहते थे ऑप्टिकल सेंटर। ये हमारे लेंस का बिल्कुल मिडिल पॉइंट होता था। वालेकुम अस्सलाम। हमारे लेंस का ज्योमेट्रिक सेंटर कहलाएगा। ये वो पॉइंट था जहां सारी, अब कह लो कि अगर लाइट रे गुजरती थी तो वो बेंड नहीं होती। फिर इस लेंस पे अगर पैरेलल लाइट रेज आती थी, तो आप जानते हैं कि वो लाइट रेज आके फोकस पर कन्वर्ज होती थी। दे ऑलवेज कन्वर्ज एट द फोकस, प्रिंसिपल फोकस। और ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस तक का डिस्टेंस कहलाया जाता था फोकल लेंथ। क्या एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं जिसके थ्रू हम फोकल लेंथ फाइंड आउट कर लें? आइए आपको समझाते हैं। 2 पेजेस आगे मैंने कुछ 3 मेथड्स मेंशन आउट किए हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग आउट द फोकस। पहला मेथड, ये बहुत ही एक क्रूड बेसिक सा मेथड है जिसका मेन एम एक तरह से ये कह लो कि एक्यूरेटली फोकल लेंथ निकालना नहीं होता, बस एक जजमेंट कर देना होता है कि हाँ सही है सही। जैसे फर्ज करें मैं आपको एक लेंस दूं, मैं बोलूं कि यार मुझे लगता है इसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, जरा चेक तो करो 10 सेंटीमीटर है भी या नहीं। अब आप क्या करेंगे? यू विल टेक योर लेंस, प्लेस इट इन फ्रंट ऑफ द लाइट सोर्स। अच्छा, लाइट सोर्स आप कोशिश करेंगे ऐसी हो जो लेंस से बहुत दूर हो, जैसे कि विंडो के पास ले गए तो सनरेज का इस्तेमाल करें। वो इसीलिए क्योंकि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेस पैरेलल लाइट रेस होती है एंड वो हमेशा आके फोकस पे कन्वर्ज होती है। सो आप क्या करोगे? आप विंडो के सामने खड़े हुए विद द लेंस इन योर हैंड, यू आर लेटिंग द लाइट रेस पास थ्रू द लेंस एंड गेट फोकस समवेयर ऑन द टेबल, एंड यू सी कि यार ये बहुत बड़ा सा सर्कल बन रहा है, इतनी कोई फोकस्ड डॉट नहीं आ रहा। तो यू कैन मूव द लेंस क्लोजर or away from the table until you get a sharp focused dot. तो मैं मिल गया, अच्छा है यार, अब आ रहा है। You picked up a scale, place it over there, and you measured the angle. तुम्हारे पास एंगल आराम से आ जाएगा। This way
you will be able to actually judge length. You will be able to actually judge whether जो बात कही जा रही है कि भाई फोकल लेंथ इतनी होती है भी है, तो मैं इससे एक एस्टिमेशन कर सकता। दैट इज द बेस्ट। तो इस मेथड से एक जजमेंट तो चलो तुम्हारे पास हो गई, लेकिन लाजमी सी बात है भाई जजमेंट के अलावा अगर देखा जाए तो अगर मैं चाहता हूं कि नहीं यार आई वांट सम गुड एक्यूरेसी, थोड़ा फेयरली एक्यूरेट रिजल्ट हो यार, इतना थोड़ी चलता। तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन लिटरली change the whole apparatus in such a way I can place my lens on a lens stand, I can place a screen, बजाय मीटर रूल को हाथ में होल्ड करने के, I need to place it on the table। सही रोक के चीजों को। ये पिछले एक्सपेरिमेंट में there was a lot of parallax error, a lot of parallax error। चीजें फिक्स्ड ही नहीं थी, एक हाथ में स्केल है एक हाथ में लेंस है, ऐसे कौन एक्सपेरिमेंट कर। सी बात है ना भाई। तो यू प्लेस योर लेंस ऑन अ लेंस होल्डर, you place a screen in front of your lens, भले विंडो से आने वाली लाइट को यूज कर लो, नो वरीज। यू मूव द लेंस होल्डर बैक एंड फोर्थ ताकि एक शार्प स्पॉट बन जाए, एंड देन यू प्लेस द स्केल टू मेजर द लेंथ, लाइक यू डू थिंग्स लाइक दीज। A distant light source could be a lamp, could be your sun, parallel light rays coming into the lens, getting focused on the screen. You move your lens or your screen until you get a sharp dot, which is actually a focused image. You place your meter rule and you take the length from the lens holder all the way to the screen, and this will be your focal length. This will be your focal length. Let me show you a lens holder. That, my dear ones, is a lens holder with a lens in there. इसमें एक बड़ी मजेदार चीज देखोगे तो, you see the white line at the bottom on the black base, that white line is what indicates your optical center of the lens. ये white line आपके optical center को indicate कर, ये कहानी है। तो लेंस होल्डर आपको दो एजेस देता है, helps you place your lens firmly, keeps it vertical, and also helps you to locate the optical center of the lens, क्योंकि तुम्हें सारी मेजरमेंट्स वहीं से तो करनी है। कितना आसान हो गया, अब देखो स्केल तो वही लाइट येलो कलर का रखा हुआ नजर आ रहा है इसके ऊपर। It becomes so easy for someone to actually locate the center of your lens. आराम से डिस्टेंस दे। That is the point, my dear ones. बाकी आते तो और भी बहुत सारे, ये मैंने दिखा दिया, तुम्हें थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तीसरा मेथड जो है वो सबसे एक्यूरेट मेथड, और वो मेजर नहीं, कैलकुलेशंस का मेथड। कैलकुलेशंस में व्हाट हैपेंस इज कि आपके पास ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस से इंफिनिटली फार अवे नहीं, आप उसको रैंडमली अपने लेंस से सर्टेन डिस्टेंस पर रख देते। जैसे मैं अगर चाहूं तो ये लैंप करीब ले आऊं, अब इससे आने वाली लाइट रेज जो है ना बेटा वो ऐसे आती है, थोड़ा डाइवर्ज होती है, और फिर जब वो लेंस से गुजरती है तो कन्वर्ज होके स्क्रीन पे फोकस होता है। लेकिन इस बार ये लेंथ तुम्हारी फोकल लेंथ नहीं होती, क्योंकि सिर्फ पैरेलल लाइट रेज ही फोकस पे कन्वर्ज होती है, सब नहीं। रे डायग्राम वाला लेसन हमारा जो थ्योरी का था, अगर तुम उसको रिकॉल करो तुम्हें याद आएगा कि सिर्फ पहला जो केस था जिसमें इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रही थी, उनको तुमने लाके फोकस पे कट करवाया था। बाकी कोई लाइट रे फोकस पे कन्वर्ज नहीं हुई थी, कोई एफ से आगे, कोई 2f पे, कोई 2f से भी आगे, ये चल रहा था। ये कहानी थी।
इस बार आप क्या करते हो, आप पी और क्यू मेजर करते हो। पी और क्यू क्या चीज है? ये डिस्टेंसेस हैं हमारे लेंस के। हाँ, मतलब ऑब्जेक्ट से लेके लेंस तक का डिस्टेंस पी कहलाएगा, और लेंस से लेके स्क्रीन तक का डिस्टेंस क्यू कहलाएगा। ये आपके डिस्टेंस। अब यहां पर आपने क्या करना है, पूरे एक्सपेरिमेंट के अंदर आपने पी और क्यू की वैल्यू को यूज करके एफ की वैल्यू निकाल लेंगे। पेपर के हवाले से मेरे बच्चों, आपको ये फॉर्मूला याद होने की जरूरत नहीं है, इवन आपको ये प्रोसीजर याद होने की जरूरत है। मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि आप फेमिलियर हो कि किस तरीके से एक्सपेरिमेंट आगे प्रोसीड कराया जा सकता है, जस्ट टू मेक यू फेमिलियर विद दैट, दैट्स इट, और कोई रीजन नहीं। तो यहां पे दैट इज हाउ यू एक्चुअली गो अबाउट। नाउ लेट मी शो यू how are you supposed to perform the experiment for reflection and refraction. उसके बाद I'll take you towards the possibilities. Beta P is the distance of the object to the lens and Q is the distance of image to the lens. नहीं बना है, it will be available on your drive. बिल्कुल माना बेटा, आप उसकी प्रैक्टिस करो और जैसे नहीं है, कैसे सवाल आते हैं एटलीस्ट उनको अटेम्प्ट करो। अच्छा, हाँ, एक चीज जरा हम पहले बात कर लें, उसके बाद उस पर चलते हैं कि हाउ इन द वर्ल्ड आर यू गोइंग टू एक्चुअली इंप्रूव द एक्यूरेसी ऑफ योर एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट की एक्यूरेसी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे पहला तो है, आप मेजरमेंट ले रहे हो स्केल से, अवॉइड पैरेलक्स एरर। दूसरा क्या है भाई तुम्हारे पास, लेंस को लेंस होल्डर में प्लेस करो, सेट स्क्वायर से चेक करो कि स्क्रीन और लेंस सरफेस से परपेंडिकुलर है या नहीं है। मीटर रूल को लेंस और स्क्रीन के करीब रखो, दूर नहीं रखो, जितना करीब रखोगे मेजरमेंट करना उतना आसान। और लाइट का कोई भी एक्सपेरिमेंट हो उसे डार्क इन्वायरमेंट में परफॉर्म, अंधेरे में, रोशनी में। अगर मैं इसे फर्ज करो, इस प्रोजेक्टर की तो ल्यूमिन्स बहुत अच्छे हैं तो मसला नहीं होता, लेकिन अगर किसी प्रोजेक्टर की ल्यूमिन्स कम हो, उस कमरे की सारी लाइटें जल रही हो, आपको नजर भी नहीं आए, वो इतना वो हो जाएगा, मतलब वाइट वाइट हो जाएगा सारा एरिया कि आपको स्क्रीन पे जो चिखा है उसे से क्लियर हो गई नहीं। तो उसके लिए हमेशा सजेशन ये होती है कि जब भी लाइट का एक्सपेरिमेंट किया जाए, उसको ऑफ आप जो है ना वो एक डार्क एनवायरनमेंट में, अंधेरे में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से मुतालिक एग्जामिनर जो क्वेश्चन देता है उसके अंदर वो आपको सवालात देता है रिगार्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वो वैलिडेट करवाना चाहता है वाया एक्सपेरिमेंट कि क्या वाकई में एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन बराबर है। उसके लिए वो क्या करता है, मैं आपको उसका एक ब्रीफ करता हूं, एक मामला, और फिर मैं आपको उसकी दो वीडियोस दिखाता हूं। देखो, एक्सपेरिमेंट रिफ्लेक्शन को चेक करने के लिए दो तरीकों से हो सकता है, एक तो विद द हेल्प ऑफ पिंस और दूसरा विद द हेल्प ऑफ अ रे बॉक्स। आपने क्या करना है, सबसे पहले जो शीट ऑफ पेपर आपको दिया जाएगा, मतलब करना नहीं है एक्चुअली में, अब समझाने की बात है, वहां आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी। ये हॉरिजॉन्टल लाइन वो जगह है जहां आप अपना मिरर रखेंगे रिफ्लेक्शन के, और फिर इसके परपेंडिकुलर आपने एक नॉर्मल ड्रॉ करना। फर्स्ट स्टेप ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी,
सेकेंड स्टेप ये आपका नॉर्मल था। थर्ड स्टेप में आप अपनी मर्जी से डी रख के, फर्ज की जाए बोला यार सर मैं एक लाइट रे इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ जो 30 डिग्री के एंगल पे होगी। ठीक है बेटा, मर्जी है तेरी। आपने यहाँ डी रखा, 30 डिग्री पे पॉइंट लगाया, या नॉर्मल से 30 डिग्री, तो ये 60 होगा बेसिकली। यानी अगर मैं डी रखूंगा तो ऐसे रखूँ, 30 डिग्री पे आपने एक पॉइंट लगाया और डी हटा के एक लाइन खींची। ये 3 स्टेप आपने करने कि एक नॉर्मल मिरर की लोकेशन के लिए और एक लाइट रे। अब अगर आप फर्ज करें एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं विद अ पेन, आप पेन के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, आपने क्या करना है, यू विल प्लेस 2 पिन्स on the incident ray. The pins should be as far away as possible. ये पिंस के बारे में बड़ी बातें हैं, मतलब यू शुड मेक श्योर कि भाई दे आर एट लीस्ट 5 centimeters apart. Make sure they are vertical. साइडों पे गिर ना रही हो ये पिंस. Make sure they are long pins. And make sure that you use the base of pins लॉन्ग पिंस में ना तुम्हारे पास इनकी वर्टिकल, या इनको अभी तुम्हें करना ही होता है कि उनको एक दूसरे के पीछे देखना होता है। तो छोटी पेन होती है ना तो ऑब्जर्वेशन मुश्किल हो जाती है, लॉन्ग पेन होती है ना तो क्लैरिटी से नजर आता है कि हाँ ओवरलैप कर रही है। तो यूज द बेस ऑफ द पेन्स टू ऑब्जर्व द इमेज। चौथी बात अभी थोड़ी देर में तुम्हें समझ में आएगी मैं क्या कहता। आपने क्या किया, यू सॉ फ्रॉम द अदर साइड, आपको ये दोनों पेन्स बिहाइंड द मिरर, यहां पे आपका मिरर रखा हुआ होगा, you observe both the pins, image of both the pins behind the mirror. मिरर के पीछे आपने उसे देखा, यहाँ पे आपको इमेज दिखेगी और उसी लाइन में आपने 2 पिन और लगा, पिन 3 और 4। पिन लगाने का जो मकसद है ना बेटा, सच बताओ तो उसका एक छोटा सा मकसद है, सिर्फ ये जज कर लेना कि लाइट गुजर कहां से रही है। पिन लगाने से ना पेपर में एक होल हो जाता है, होल तुम्हारे लिए पॉइंट्स के तौर पे काम करता है व्हेन यू वांटेड टू ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे। ये फायदा है पेन का। Once you're through this, you remove the pins, you remove the mirror, and you just join the two spots, the two holes using a straight. That's it. Cool. और आपका काम। तो डी रख के आप इसका एंगल मेजर कर लें, एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन आपको बराबर मिले। And if someone wants to replicate this, he can replicate the whole experiment using a ray box. For him, he won't be using any pins. Advanced बंदा है वो एक ray box चला के रखेगा, a light ray will be coming from the box, striking the mirror and reflecting off. उसे लाइट रे जाती हुई दिख रही होगी, तो what he's going to do is he's going to place 2 marks, incident light ray पे and 2 marks reflected पे। पेन भी इसीलिए लगाई थी ना, अब तुम तो लाइट रे दिख रही है, you can just place crosses over there and now you join them with the line.
That's how you go. You use a protractor to measure the angle of incidence and reflection. And you'll see they're coming out exactly the same. इसमें एक बात है जो important है. When you place your mirror on the line, make sure that the back of the mirror is aligned with that line. मिरर की थिकनेस होती है ना, ग्लास है, मोटा होता है, लाइट उसके पीछे से रिफ्लेक्ट होती है क्योंकि मिरर का जो बैक साइड है ना वो होता है पॉलिश्ड, सिल्वर पेंट हुआ होता है, सो लाइट वहां से रिफ्लेक्ट हो रही है बैक साइड से, फ्रंट से नहीं हो रही. तो आप हमेशा मिरर को जब प्लेस करें तो उसके बैक को अलाइन करिएगा उस डॉटेड लाइन से. मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं इसकी, that will help you to understand both these experiments very clearly. पहली वीडियो में दिखाता हूं आपको Today's practical, we are looking at the reflection of light in a plane mirror. We start by drawing a straight line using a ruler. We then place the piece of paper on a corkboard. The mirror will be placed along the line, but remember, reflection occurs at the back of the glass of the mirror, therefore we place the back of the mirror on the line. Next we draw a normal using a protractor to ensure that we have 90 degrees. From here we're going to draw the first angle of incidence. I measure using a protractor, draw a long line it's a good idea to indicate the angle. You'll be drawing several lines on your piece of paper. Next we insert pins. The optical pins need to be inserted vertically. Okay, place actually on the line. Now you'll need in the mirror. You move your head from side to side, you will see the two reflections, and if you get your eye in exactly the right position, you'll be able to hide one pin behind the other so that you can only see one reflected pin. Okay, one more time. You move your head until you're in a position that you can only see one reflected pin. You then need to take a third optical pin, place this in front of the two reflections, and you'll now notice you can only see the third pin. The two reflections are hidden behind . And now you can only see the fourth pin. If you move your head slightly, all four pins and images will be apparent. Remove the pins. Okay, indicate clearly the pinholes. And you are now able to draw a line to show the path of the reflected light ray. The final step will be to measure the angle of the reflected light ray. Remember to always measure from the normal.
ये जो तुमने ऑब्जर्वेशन की थी, दिस वन वाज एक्चुअली यूजिंग द पिन्स वाला मेथड। ये तुमने लाइट शो एक देखो ना, पिन को उसने सिर्फ क्या काम किया, he just saw the two pins aligned with one another, placed two more pins in that line, और उसके बाद जो होल्स क्रिएट हुए थे उनको ज्वाइन करके एक लाइन बनाई। इट्स इजी स्टफ। अच्छा, नेक्स्ट वन, इसके अंदर यू कैन यूज अ रे बॉक्स। दिस वन इज रिलेटिवली इजी है, इसको भी देख लो एक बार। In this lesson, we're going to use a light box to have a look at the law of reflection. The light box shines light out of both sides, but we're going to use the side that produces nice, clean, straight beams. Abdullah, this The is kit how you comes with a actually check quadruple whether ray you forming think right or plate, not. a triple ray forming plate, a fat single ray forming plate, or a thin single ray forming plate, which is the one we'll be using in this prac. The other side of the light box that has the mirrors is useful for studying colour. You can mix, for example, red light with blue light, or green light with red light, but we're not going to use the mirror side in this lesson. The aim of this practical exercise is to find out how a light beam's angle of incidence compares with its angle of reflection. To do this, we need to accurately record the path of the light rays and then use a protractor to measure the angles. The instructions are all on the law of reflection prac sheet, but I'll show you what to do right now. Firstly, draw a line on a piece of paper and then place the back surface of the mirror on the line, since most of the light reflects from the back surface. You can see when we get a close-up that the mirror's back surface is on the line, while the glass is in front of the line. Direct the light ray at an angle towards the mirror and mark the path of the incident and reflected rays by placing two small dots on each of them. Using a ruler, connect the dots with straight lines. You can now measure the angle of incidence and the angle of reflection with a protractor. ये पिन वैसे ज्यादा आसान है, ऐसे मुझे लगता है। एक बार जब आपको ये पता चल गया कि भाई आपके एंगल्स क्या हैं, अब आपके लिए मेजरमेंट करना है, बिलीव रिलेटिवली बहुत इजी। अब इसी तरह बेटा मैं आपको सिखा देता हूँ रिगार्डिंग रिफ्रैक्शन। जब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के हवाले से, रिफ्रैक्शन बेसिकली हम सब जानते हैं कि द लाइट व्हेन इट एंटर्स इनटू अ ग्लास ब्लॉक इट एक्चुअली बेंड्स। सही, चेंज ऑफ स्पीड की वजह से द लाइट चेंजेस इट्स कोर्स, और जब वो इमर्ज होती है तो वो थोड़ा डिफरेंट जगह से इमर्ज हो रही है। Our task is actually to check whether like what is the way of finding out the refractive index. रिफ्रैक्शन के मेजॉरिटी क्वेश्चंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के चक्कर में होते हैं, और उसमें भी तुम डिट्टो यही काम करते हो। You either use 4 pens or you use a ray box. अब करना क्या है, किस तरह से आप ये टास्क अचीव करते हैं? फर्स्ट 3 स्टेप्स इसके भी वही हैं। You draw a horizontal line, but इस बार not a horizontal line actually. You place your glass block on a sheet of paper and you draw an outline around that block, so that you know where the block was, even if it gets displaced accidentally, and you can draw those normals वगैरह. So your first task when you're working for refraction is, if for instance that was the sheet of paper given to you, you're gonna place your glass block and outline it. ये outline लगा दिया, ठीक है? Now on this outline, block हटा देना इसके बाद, on this outline you first draw a normal, and then you place your protractor and you draw an incident ray. Now the incident ray could be at any angle, 30, 40, 50, 60, कुछ भी रख सकते हो, मर्जी है तुम्हारी। अब होगा क्या,
अब होगा ये कि भाई you will place the glass block over here back on the shaded area. You will place 2 pins on that incident ray of yours that you've drawn. And you will observe the image of both the pins on either side. Just so that you know, okay, where would you see the image of the 2 pins aligned with one another. And what happens is, when you do that, you will see at some point 2 pins are appearing to be in line. जब तुम्हें नजर आने लग जाए, you place 2 more pins. उससे 2 होल क्रिएट होंगे. You remove everything and you join them together. And then you join the 2 from within the box. And now you realize that, okay, that's how the light has gone by. Easy stuff. And if you want to replace this whole experiment with a ray box, हटाओ सारे pins. Or look up. Use a ray box for that. And let me show you that as well. मैं इसकी भी वीडियो के थ्रू तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ. उसके बाद फिर हम क्वेश्चन से मूव कर, बल्कि खुला वही होगा. Yep. मैं इसकी प्लेबैक स्पीड बढ़ा रहा हूँ 2 टाइम्स कर दिया. देखते जाओ. Dev, it's very accurate, beta.
यू कैन सी क्लियरली लाइट किस तरह से रिफ्रैक्ट होकर निकल के गई है ना। और ये ग्लास ब्लॉक के अंदर का तो मैं एंगल रिफ्रैक्टेड रे भी बना के दिखा रहा है। तुम एक बात देखना, मैंने ये थ्योरी में तुम्हें बात सिखाई थी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और इमर्जेंस बराबर होते हैं। अभी तुम्हें यहाँ पे मेजर होकर नजर आ रहा है कि उसने 30 डिग्री पे लाइट रे भेजी थी, 30 पे लाइट रे बाहर आई। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी आराम से डी रख के मेजर हो जाएगा। ये जो लाइन बना रहा है ना, ये बेसिकली आपको डिविएशन दिखा रहा है कि लाइट रे एक्चुअली अपने ट्रैक से कितना डिविएट। और ये तुमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लिया साइन ए अपॉन साइन आर से। ठीक है, दिस इज हाउ यू एक्चुअली गो अबाउट फॉर दीस एक्सपेरिमेंट्स। लेट्स डाइव इनटू द पास्ट पेपर क्वेश्चंस। मैंने फोकल लेंथ के लिहाज से भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, जो आप यूज कर सकते हैं। उनकी वीडियोस मैंने डाल दी है, तो कभी अगर हो टाइम एंड मूड हो तो बैठ के देख सकते हैं। हम आएंगे जरा इसके अंदर, पहले जरा यहाँ से शुरू करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है ये हमारा, पेज नंबर 65। ठीक है, कहता है, अ स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय अ ट्रांसपेरेंट ब्लॉक एंड ही डिटरमिन्स द क्वांटिटी नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। द स्टूडेंट्स रे ट्रेस शीट इज शोन फुल साइज। मेरे पास ये फुल साइज डायग्राम है, आप जो प्रिंटेड लेके बैठे हुए हैं, आप शायद थोड़ी सी श्रिंक है, तो मेरी लेंथ और आपकी लेंथ में एक माइनर सा डिफरेंस आपको मैं नजर आया। देखते क्या क्या बोलता हुआ चलता है। पहले कहता है, स्टूडेंट प्लेसेस अ ट्रांसपेरेंट ब्लॉक ABCD नियर द सेंटर ऑफ द रे ट्रेस शीट। ड्रॉ अ नॉर्मल टू पॉइंट N extending above ABE. Label the upper end of the normal with the letter L. Extend the normal downwards until it crosses CD. Label the point at which it crosses CD with the letter F. Normal बनाने की एक उसूल है। There are two ways in which you can draw a normal. अगर आप रेगुलर स्केल से बनाने खड़े हो गए ना, तो गलती करो। There is a high chance of doing that. आपने करना ये है कि आप अपना D रखें यहाँ पे, और जहां पे 90 डिग्री हो वहां एक पॉइंट लगा दें। Mark a point over there. Remove the D. And now you draw this line. आप रेगुलरली ऐसे ही बनाने खड़े हो जाओगे ना अगर स्केल यूज करके, तो आप गलती करो। ये बिल्कुल 90 डिग्री टू द सरफेस नहीं बन पाता। और इससे एक चीज, अच्छी चीज और भी है, वो इंस्ट्रूमेंट जिसको आपने अपने ज्योमेट्री बॉक्स में हमेशा बंद करके रखा हुआ होता है, सेट स्क्वायर। नॉर्मल ड्रॉ करने की सबसे अच्छी चीज सेट स्क्वायर है। द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है सेट स्क्वायर। तुम सेट स्क्वायर लगाओ, एक साइड को टेबल के हॉरिजॉन्टल से मैच कर लो, और अगली साइड को तुम खुद देखोगे वो सरफेस है 90 डिग्री पे हो, कि तुमने इस लाइन को मैच कर लिया तो तुम्हारी अगली लाइन ऑटोमेटिकली 90 डिग्री भी होगी। तो सेट स्क्वायर्स आर बेस्ट यूज्ड फॉर एक्चुअली ड्राइंग नॉर्मल टू योर सरफेसेस। सबसे अच्छे यही होते हैं। बहरहाल ये तो हमने नॉर्मल बना दिया।
उसने लेबल करने को बोला था, उसने बोला था लेबल द टॉप पार्ट विद लेटर एल एंड द बॉटम पार्ट विद द लेटर एफ। ये सी डी जहां से कट कर रहा है उसको उसने बोला था ये एफ लेबल कर दे, हमने इसको एफ लेबल। अब अगली चीज वो कहता है कि द स्टूडेंट ड्रॉज line EN as shown in figure 3.1. On figure 3.1 measure the acute angle theta 1 between LN and EN. अब acute angle निकाल लीजिए LN और EN के दरमियान। acute less than 90 होता है। वो बेसिकली आपसे ये एंगल मांग रहा है, this one। ये एंगल पूछा उसने आपसे। इसके लिए आपने क्या करना है, आप या तो डी ऐसे रख लो, जो अक्लमंद होते हैं वैसे भी निकाल सकते, या फिर आप नॉर्मल के साथ अलाइन करके रख दो। बहुत क्लियरली नजर आ रहा है ये एंगल कितना है, 15 डिग्रीज, 10 और 20 के बीच में। तो हमने ये तो पहचान लिया कि भाई हमारे ये एंगल 15 डिग्रीज आ रहा है, थीटा 1 इसने बोला था लिखने को, मैं लिख देता। क्या चीज? फिर कहता है the student places two pins 1 and 2 on the line EN as shown in figure 3. Measure distance D between the pins 1 and 2. डिस्टेंस डी निकालना है। अच्छा, इसके लिए आप स्केल यूज करेंगे, फुल स्केल डायग्राम है, तो पिन नंबर 1 एंड पिन नंबर 2 के दरमियान में स्केल रख के डिस्टेंस मेजर कर लीजिए। मैं जो डिस्टेंस देख रहा हूं वो आ रहा है मेरे पास 3.3 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू मी। आपकी लेंथ इससे थोड़ी सी कम हो सकती है, 3.1 3.2 ऐसे हो सकती है। तो स्केल रख के ये डिस्टेंस निकालना है आपने, पिन 1 के वाले पॉइंट से लेके पिन 2 वाले पॉइंट, यहां तक आपने मेजरमेंट किया। तो ये आपके पास आ गया भाई 3.3 सेंटीमीटर। Suggest whether the two pins are a suitable distance apart for accurate ray tracing. तो जवाब है भाई नहीं, मैंने अभी सिखाया था एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। और स्टेटमेंट देंगे नो, द डिस्टेंस शुड बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर, या कह लो कि द पिन्स should be at least 5 centimeters apart. So this is how you actually go. और तुम ये भी कह सकते हो they should be as far apart as possible. हिशाम 6:15 बेटा, बिल्कुल सवेरा 0 से मेजर करना है हमने, 0 से ही किया था हमने। 5 सेंटीमीटर इज अ गुड डिस्टेंस एक्चुअली, और कुछ भी नहीं, बट इट शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल। 5 सेंटीमीटर एक जनरल स्टैंडर्ड बना, बेटा जनरली यही पूछा जा रहा हो, और इन्हीं चैप्टर से आपके पास ईटीपी के सवाल आता। Now it says the student views the images of 1 and 2 through the block. He places 2 pins 3 and 4 so that the 3 and 4 and the images of 1 and 2 all appear exactly one behind the other. ये वाली बात अभी थोड़ी देर पहले आपने की भी थी। कहता है label the point at which this line meets NF with the letter G. P और 3 और 4 को आप स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करें और उसको क्रॉस करवाएं NF से, मींस इन 3 और 4 ये रहा नीचे मेरे पास। क्रॉस एट NF, हमने क्रॉस कर दिया, और जहां से वो क्रॉस कर रहा है उस जगह को जी लेबल करना था, तो जी लेबल भी कर दिया। उसके बाद कहता है लेबल द पॉइंट एट विच द लाइन क्रॉसेस CD विद H एंड जॉइन द पॉइंट्स H एंड N विद अ स्ट्रेट। चलिए, जहां CD को क्रॉस कर रहा है उस जगह को H लेबल कीजिए, और फिर N और H को एक लाइन से ज्वाइन कर, या आपने
उसके कहे हुए इंस्ट्रक्शंस का पालन किया। इसमें सबसे मजे की बात ये होती है कि इस तरह के सवालों के अंदर आपको सोचना ही नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं, वो सब करते जाए। वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, आप उसको फॉलो करते रहे, दैट्स इट। जो वो बोल रहा है वो करते रहो, ज्यादा आगे पीछे भागने की नहीं। अब वो कहता है मेजर द लेंथ ए ऑफ द लाइन एच एन एंड मेजर द लेंथ बी ऑफ द लाइन एच जी। एच एन और एच जी की लाइन की लेंथ निकाल लेते हैं। तो मैं स्केल रख के मेजर कर लेता हूं, आप भी मेजर कर लें। मेरे पास एच एन जो है वो 5.8 आ रहा है, और एच जी अगर मैं चेक करूं तो ये पूरा पूरा 4 आ रहा है। तो मेरा एच एन 5.8 है, एच से एच तक की जो लाइन है, और ये पूरा पूरा 4 है। आप लोग भी चेक कर लें। एंगल की मेजरमेंट तो अभी तक हमने किसी में की नहीं है, आगे कहीं करेंगे तो बता देंगे आप। आज से 2024 का है बेटा, ये पीडीएफ के अंदर आप देख लीजिएगा, आईजीसीएसई का पेपर 24। ये सब निकालने के बाद कहते हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इक्वेशन भी दे दी ए अपॉन बी। अब आपने कुछ भी नहीं सोचना, जो आपके पास वैल्यूज हैं उसको उठा के आप रख लो। अच्छा, आप अपनी अपनी वैल्यूज अपने हिसाब से यूज कीजिएगा, मैंने कैलकुलेट किया। मैंने मेरे पास ये रेशियो 1.45 आ रहा है, जिससे टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में 1.5 का। आपने जो एडमिन जिन्होंने आपको ग्रुप में ऐड किया, उन्हें बोल दीजिए, वो आपको रिकॉर्डिंग्स दे देंगे। ये वो में भी आता है बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रैयान, हमारा सारा डेटा 2SF में चल रहा है अभी ना, लेंस वेंस सब 2SF में आ रही होती है। मैं भी जाता हूँ डायग्राम पे दोबारा ना, तो देख लेना। कहता है द स्टूडेंट रिपीट द अबव प्रोसीजर फॉर एंगल थीटा 2 ऑफ 40 डिग्रीज। एंगल चेंज करके इस्तेमाल किया। अब एंगल 40 डिग्रीज। He places two pens 5 and 6 so that the pens and the image of 1 and 2 all appear behind one another. Draw a line through pens 5 and 6. Extend the line until it meets GH. चलो, अब यहां पे 5 और 6 को ज्वाइन करने की बारी आ गई, और एक्सटेंड करना है जब तक लाइन GH को मीट ना कर। ये हमने एक्सटेंड कर दिया। अब वो आपसे कह रहा है कि label the point at which the line meets GH with the letter K and CD with letter R. GH जहां से मैच कर रहा है उस जगह को आप कहिए K, और इस जगह को आप कहेंगे R। ये लेबलिंग भी हो गई हमारे पास। Measure the angle alpha, where alpha is the acute angle between the lines RK and GH. लेबल पेंसिल से करना है बिल्कुल। तो I bring in my protractor over here. एंगल निकालना है बिटवीन GH एंड KR। समझाते हैं आपको अभी।
ये पॉइंट आपने यहां मैच कर दिया, GH वाली लाइन ये रही, ठीक है, और KR वाली लाइन ये जा रही। तो हमारे सामने ये एंगल आ रहा है कि भाई इट्स 23 डिग्री। ये आपने अल्फा मेजर कर दिया। 25 डिग्री एक्सेप्टेबल है, ±2 डिग्री का मार्जिन वो आपको देता है इसमें। कहते हैं another student suggests that angle alpha should be equal to the difference between θ2 and θ1। उसके मुताबिक अल्फा θ2 और θ1 के डिफरेंस के बराबर है। θ2 40 है, θ1 आपका मेरे ख्याल से 15 था। ये आपने शुरू में निकाला था। θ2 तो ये लिखा हुआ है ना हाईलाइट वाला, और θ1 ये आया था आपने 15 डिग्री। तो डिफरेंस तो 25 आ रहा है, हमारा जो आंसर है वो 23 डिग्री है। कहते हैं स्टेट वेदर योर रिजल्ट सपोर्ट दिस सजेशन, जस्टिफाई योर आंसर बाय रेफरेंस टू द वैल्यूज एंड योर रिजल्ट। इज इट फाइन टू से कि हाँ अल्फा इज द डिफरेंस बिटवीन θ2 एंड θ1? तो इसके तो आंसर हो सकते हैं। अगर डिफरेंस कम हो, लाइक 5 से 10% की वेरिएशन हो बस, तो अब कहते हैं हाँ यार सही, मसला नहीं। लेकिन अगर डिफरेंस ज्यादा हो, मोर देन 10% वेरिएशन, तो आप रिजेक्ट करते हैं। मैं मिसाल देता हूं, जैसे 25 जो है उसका 10% कितना निकलेगा? 2.5। बीइंग मैथ किड्स यू कैन प्रोसेस दैट। तो इसका मतलब 2.5 डिग्री चल जाएगा, वेरी चल जाएगा। मतलब अगर 27 आता मैं तब भी बोलता ठीक है, 22.5 आता तब भी कहता, अभी 23 आ रहा है, इसका मतलब वो विद इन द रेंज है, तो आई एक्सेप्ट। लेकिन ये मुझ पे डिपेंड करता है, आई मे ऑल्सो रिजेक्ट इट। मेरी स्टेटमेंट ये भी हो सकती है, नो सजेशन इज रॉन्ग बिकॉज द एंगल्स आर नॉट इक्वल। मैं ना रखूं एरर का मार्जिन, आई कैन जस्टिफाइबली से दैट, लेकिन आई कैन एक्सेप्ट एज वेल। ये क्या क्या हाँ यार इट्स ओके। तो मैं अभी जो करूंगा मैं से एक्सेप्ट करूं, बिकॉज आई नो कि हाँ यार एरर्स तो होते ही है। तो माई स्टेटमेंट विल बी, was the suggestion correct? Then yes. Why? नहीं नहीं, क्यों कटेंगे भाई? The percentage error between values of alpha is a small. अब दोनों एक्सेप्ट किए जाते हैं बेटा। Suggest one technique to use in this type of experiment to ensure results are accurate. पेन का एक्सपेरिमेंट था। One technique to use in this type of experiment. हाँ तुम कह सकते हो repeat the procedure using a ray box. मैं तो इसी एक्सपेरिमेंट को मॉडिफाई करने की बात कर रहा था, बेसिकली ये सोच रहा था कि यार इसको मैं क्या करूं। तो डार्क रूम में, अच्छा ये पिन वाला एक्सपेरिमेंट है तो सिर्फ डार्क रूम में भी नहीं कर सकते, तो पिन ही नजर नहीं आएगी। आप ये कह सकते हो कि भाई पिन के दरमियान के डिस्टेंस बड़ा रखें, या पिन को वर्टिकल प्लेस करें, सही, उसके बॉटम से उनको ऑब्जर्व करें। अब ये बातें सजेस्ट कर सकते। अवॉइड पैरेलक्स एरर कह सकते हो, बिल्कुल बच्चे आप ये भी कह सकते हो, प्रार्थना इट्स एक्सेप्टेबल।
Longer pens is often not larger pens. क्यों भाई हाशिर मियाँ, क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें? नहीं जेब, खाली रिपीट द एक्सपेरिमेंट नहीं, थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए. पढ़ाते बेटा रे बॉक्स का जिक्र कर सकते थे ना हम यहाँ. ऑब्जर्विंग द पेन्स फ्रॉम द बॉटम, ये वाली बात है सकती. सारे में ये जो वीडियो मैंने दिखाई थी ना, उसको जाके देख लेना. ये क्लास का लेक्चर अपलोड होगा तो उसको ऑब्जर्व कर लेना. अभी दोबारा पीछे जाना पॉसिबल. सेट स्क्वायर का इस्तेमाल यहाँ बिल्कुल नहीं हो सकता. Yes, you're supposed to solve the theory like your topicals of ATPs. It's better. नहीं नहीं, सब पेंसिल से नहीं करना, ये सारा पेन से करना, सिर्फ ड्राइंग पेंसिल से. चलिए आगे बढ़ते हैं हम जरा. ये ग्राफ वाला क्वेश्चन स्किप कर दें, इसको आप भी ट्राई कर सकते हो. मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अच्छा, इस सवाल को देखें अगर, तो कहता है अ स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स द डेविएशन ऑफ रे ऑफ लाइट passing through a transparent block ABCD and measures the quantity called refractive index of the block. अच्छा भाई, on figure 3.1 draw a normal at point A, extend the normal above AB and below CD, and label the upper end of the normal with N and lower end with the letter M. नॉर्मल बनाना मैंने अभी आपको सिखा दिया, आप उसको रिपीट कर सकते हो. बिल्कुल, या तो सेट स्क्वायर यूज कर लोगे या डी रख के 90 डिग्री का पॉइंट लगा के बना लोगे. आइदर वे यू विल बी जस्टिफाइबली करेक्ट. तो यहां पे NMNG, मेजर द एंगल बिटवीन द लाइंस FE एंड EN. इनके दरमियान का एंगल निकाल लीजिए. अगर हम देखें तो डी हमने ऐसे रखा, एंगल क्लियरली 60 डिग्री आ रहा है हमारा. Now it says the student positions an illuminated slit on the ray trace sheet so that a ray of light passes along the line FE towards E. अच्छा, वो एक लाइट रे E पे भेज रहा है. Marks and labels with small crosses 2 points on the ray that leaves the side CD of the block. अच्छा ठीक है, जहां से लाइट CD वाली साइड से निकल रही है वहां पे 2 क्रॉस लगाए उसने. And then remove the transparent blocks. Here are the 2 crosses. फिर वो कहता है label the other end of the line with the letter J. अच्छा सॉरी, पहले तो उसने बोला on figure 3.1 extend the line FE until it meets the right hand edge of the ray trace sheet. कह रहा है FE वाली लाइन को एक्सटेंड कीजिए बिल्कुल एंड तक. जब तक वो ट्रेस शीट को कट ना कर. और इस जगह को लेबल कर दें जी. जी लेबल कर दिया भाई. फिर बोलता है ड्रॉ स्ट्रेट लाइन थ्रू द 2 क्रॉसेस टू मीट साइड CD ऑफ द ब्लॉक. 2 क्रॉसेस एक लाइन बनाइए जो CD पे आगे मिल रही हो. Label the point where the line meets CD with H and the other end of the line with the letter J. ये H हो गया और ये J हो गया.
एंड में कहता है ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ई टू एच। ई से एच ये हमने ड्रॉ कर दिया। कहता है मेजर द लेंथ ऑफ ईच। आप स्केल रखेंगे, और 0 से मैच करा के ई एच, ये मेरा आ रहा है पक्का पक्का 7 सेंटीमीटर। आपका हो सकता है 6.8 6.7 ऐसा। फिर जो उसने मुझे कहा ना, मेजर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एच जे एंड एफ जी, वो पता है क्या मांग रहा है आपसे? वो ये मांग रहा है एच जे एंड एफ सी वाली जो लाइन, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सा इंस्ट्रूमेंट सबसे अच्छा है इसके? सेट स्क्वायर। ऑन योर सेट स्क्वायर्स you have markings on the sides. तुम्हें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए था, तुम क्या करते? उसने बोला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस एच जे एंड एफ जी, इन दो लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे दो। आप सेट स्क्वायर रखिए, और सेट स्क्वायर रखने के बाद आप इन दोनों के दरमियान का गैप डिटरमाइन कर लीजिए आराम से। अगर सेट स्क्वायर ना हो तो आप फिर एक काम कीजिएगा, पहले अपनी मर्जी से इस लाइन पे कोई एक पॉइंट लगाइएगा, और फिर डी लाके या मार्क लगा दो, एंड देन यू ड्रॉ विद अ वेरी लाइट हैंड, बहुत हल्के हाथ से एक हल्की सी लाइन बनाना। ये मैं बताऊं क्यों करवा रहा हूं? तुम सीधा स्केल रख के मेजर करने की कोशिश करोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस गलती करो। तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी लाइन से ये 90 डिग्री है भी या नहीं? स्केल तुम्हारा आगे पीछे भी तो हो जाता है ना स्केल, उसमें कोई लिखा हुआ थोड़ी है 90 डिग्री के एंगल पे आ गया या नहीं, गड़बड़ हो सकती। इसीलिए आपने सेट स्क्वायर अपना 90 डिग्री मार्क करना है, और आप अपना आराम से मेजर कर लेना। ये आ रहा है 2.8 मेरे पास। अब वो कहता है कैलकुलेट कीजिए डी अपॉन है। ये आ जाएगा आपके पास 0.40। The last part is a good one. Says the measurement of a quantity that is reproducible if a similar result is obtained when the measurement is repeated by a different method.
अच्छा भाई, खैर, तो हमने ये बात बोली, थोड़ी सी बात मिस हो गई थी, मैं दोबारा उसको रिपीट कर देता हूँ माइक की वजह से, कि भाई आप अपने पूरे एक्सपेरिमेंट को रिपीट कीजिए। अभी आपने जो एक काम किया था रे बॉक्स की मदद से, अब आप ये काम करके जो देखिए पेंस की मदद से। सेम एक्सपेरिमेंट है पर मेथड डिफरेंट कर दिया। आप अपने एक्सपेरिमेंट को रिप्रोड्यूस कर सकते, रिजल्ट आप हासिल कर सकते। कहता है सजेस्ट वन सोर्स ऑफ इनएक्यूरेसी इन दिस एक्सपेरिमेंट इवन इफ इट इज कैरिड आउट देयर। सब ध्यान से करो, तब भी कौन सी ऐसी जगह है, वही बताओ जहाँ गलती हो ही सकती। नॉर्मल स्ट्रेट ना बने, लाइट रे की थिकनेस ज्यादा हो तो पॉइंट लगाने में मुश्किल हो सकती है, एम्बिएंट लाइट की वजह से रे की मेजरमेंट मुश्किल हो सकती है, पैरेलैक्स एरर। यहाँ पे थिक बीम ऑफ लाइट makes marking difficult। जो आपकी रे ऑफ लाइट बहुत थिक होगी, वो आपके लिए मार्किंग जो है ना वो बहुत मुश्किल है। अच्छा, अब ये एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट को मैं चाहूंगा कि तुम लोग जरा पहले ट्राई कर लो, इसके पार्ट 4 पे आके मैं तुम्हें समझाती हूँ। भाई ये आप लोग ट्राई करो। चलो, एक पॉइंट तो मैंने किया भाई है इसके अंदर, नॉर्मल मैंने पहले से बना के दिया हुआ है। अच्छा ह्यूमन, अच्छा एक बात भी और सुनने आप सारे भी, ये खाली ह्यूमन एरर का वर्ड यूज करना, या ये जो ना ये दुरुस्त तरीका, ये सिस्टमैटिक एरर लिख दो या रैंडम एरर लिख दो, ये वर्ड्स इंडिविजुअली इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। उसकी वजह ये है कि देखो, ह्यूमन तो बहुत सारे एरर है, पर्टिकुलरली उस एक्सपेरिमेंट में उसने कौन सा एरर किया है वो आपको बताना, रिएक्शन टाइम का एरर है, या जीरो एरर है, वो जीरो बोलो, पैरेलक्स एरर है, डिस्क्रिमिनेट करना जरूरी है, अदरवाइज बात गलत हो। इसलिए बेहद अच्छे से ध्यान करें। चलो ट्राई करें सब। एक और, ठीक है 60 डिग्री। आयशा बस वो ये बोल रहा था कि मैं एक्सपेरिमेंट में पिछले वाले पार्ट के अंदर ऐसा क्या करूं कि मैं उसकी एक्यूरेसी को इम्प्रूव कर सकूं। पिछले वाले में ना, मतलब या वो ये बोल रहा है बेसिकली कि कौन सा ऐसा मसला है जो होगा ही होगा, भले मैं पहले कितने एक्सपेरिमेंट को केयरफुली कर लूं। तो ये है कि भाई अगर बीम की थिकनेस बहुत ज्यादा होगी मिसाल के तौर पे, बजाय थिन होने के, और रिफ्लेक्ट होगी जा रही होगी, तो उसमें क्रॉस बहुत सारी जगहों पे लग सकता है, जिसकी वजह से गलती आ सकती है। आप बजाय उसके आप एक फाइन बीम इस्तेमाल करें, बहुत थिन रहे, ताकि पॉइंट्स हमेशा लाइन पे। पहले पार्ट में क्या कह रहा है भाई, एंगुलर इंसिडेंस बता दो। नॉर्मल ड्रॉ कर लो, नॉर्मल ड्रॉ करना तुम्हें सिखाया मैंने। एंगुलर इंसिडेंस अगर निकालने की बात आए,
तो ये आपने रखा डी, यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको घुमा दें, और ये आ रहा है पूरा पूरा 60 डिग्री, ये पूरा पूरा 60 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद उसने तुम्हें कहा स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑन द रिफ्लेक्टेड रे व्हेन द प्लेन मिरर इज रोटेटेड। Pins 1 and 2 are placed on the incident ray. The mirror is originally in position A. कह रहा है कि pins 3 and 4 are placed on the reflected ray. And on figure 2.2 draw the reflected ray. उसके बाद अब आप 3 और 4 को ज्वाइन करते हुए एक लाइन बना दीजिए। इसे भी पता मार्जिन ऑफ एरर है, पॉइंट्स इतने थिक बनाए गए हैं कि लाइन अगर आड़ी थोड़ी सी और भी डेविएट हो जाए तब भी ऐसा लगेगा लाइन में पॉइंट से गुजर। पॉइंट हमेशा फाइन और शॉर्ट स्मॉल होने चाहिए, ब्लॉक थोड़ी बना होता। फिर कहता है मिरर इज देन रोटेटेड थ्रू 20 डिग्री पोजीशन। Pins 5 and 6 are now placed. Draw this reflected ray. भैया अब क्योंकि रे बना रहे हो तो एरो बनाना जरूरी है, बगैर एरो के गुजारा नहीं भाई इसमें। And then कहता है measure the angle between the two reflected rays. आ गया ये हमारा ले लिया था and we rotated it. ये आ रहा है पक्का पक्का 40 degrees between the two legends. क्या चीज? ये उसने तो रिफ्लेक्टेड रेस के दरमियान में पूछा, between the two reflected rays पूछा। कह रहा है it is suggested that y is equals to cz, where c is a constant and z is the angle between mirror position A and mirror position. Determines y की वैल्यू आपके 40 है, z की वैल्यू पिछले पार्ट में 20 डिग्री मौजूद थी। कहाँ थी ये मैं आपको दिखाता हूं। कहा है कि z is the angle between mirror position A and mirror position B. मिरर्स के बीच का एंगल c और रिफ्लेक्टेड रेज के बीच का एंगल y है, तो ये c आ गया हमारा। आज से किसी भी एक लाइन से प्रोट्रैक्टर की हॉरिजॉन्टल लाइन को मैच करवा दो बस, नो नीड टू मेक नॉर्मल मेड अब्दुल्ला। फिर कहते हैं डिस्क्राइब हाउ टू एक्सटेंड द एक्सपेरिमेंट टू चेक दैट द रिलेशनशिप इन 4 इज करेक्ट। एक्सपेरिमेंट कैसे एक्सटेंड करोगे चेक करने के लिए जो कर रहे हो वो सही कर, ये जो रिलेशनशिप है जो बताया गया ये वाकई में ऐसा है भी है। याद रखो एक्सपेरिमेंट कभी भी एक बार नहीं होता, मल्टीपल टाइम्स होता है, उसका एवरेज निकाला जाता है या उसका ग्राफ बनाया जाता है रिलेशनशिप चेक करने के लिए। सबसे अच्छा तरीका होता है ग्राफ बनाना। आप ग्राफ ड्रॉ करें, आपके कोऑर्डिनेट आपका ग्राफ आपको बता देगा कि रिलेशनशिप कैसा है। जैसे यहाँ पे अगर मुझे भी करना हो ना तो मैं क्या करूंगा, आपने मैथ में ये चीज सीखी होगी, मैं इसमें यूज करूंगा y इक्वल mx प्लस। अगर मैं कंपेयर करूं अपनी इस इक्वेशन को विद y इक्वल mx प्लस c, अगर y को y एक्सिस पर रखूं और z को x एक्सिस, तो तुम्हारा ग्रेडियंट c के बराबर है।
और तुम्हारा ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। जब उसने कहा कि डिस्क्राइब हाउ टू एक्सटेंड द एक्सपेरिमेंट टू चेक दैट द रिलेशनशिप इज करेक्ट, तुम कहोगे भाई change z and determine the values of y and then plot a graph. मैंने क्या कहा इस क्वेश्चन के अंदर, मैंने कहा भाई आप अपने ग्राफ प्लॉट कीजिए, z को चेंज करके y डिटरमिन कीजिए, सही, और आपका ग्राफ जो है ना वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, क्योंकि क्योंकि आप जब कंपेयर कर रहे हैं ना इसको y इक्वल mx प्लस c से, वो है ही स्ट्रेट लाइन फंक्शन। तो अगर आप y को y एक्सिस पर रख रहे हैं और z को x एक्सिस, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आना जरूरी है, और उसका ग्रेडियंट जो होगा ना वो आपका c बता देगा। अब आ जाते हैं इसके पहले सवाल, पेज 63। मैं चाहूंगा कि आप ये क्वेश्चन पढ़ के प्लान आउट करें, और इसके अंदर आप कोशिश ये करें कि भाई ब्रेनस्टॉर्मिंग आप पहले करें। अब इसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन में 4 से आसान है इसमें। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर तुम्हें न ग्राफ बनाना है न उसके बगैर ही काम हो जाएगा। दे मे बी, अरे बात है ठीक। चलो लेट्स हैव दिस आइडिया, करो इसको ट्राई करें।
अच्छा, कह रहा है स्टूडेंट हैज a converging yani convex lens and needs to determine the focal. Plan an experiment that will enable the student to measure an accurate value for the focal. He wants to find out the focal length. Basic uska aim ही है, the focal length. Equation दी हुई है उसमें focal length के लिए uv upon u plus. इसमें ये भी बता दिया u distance है object का from the lens और v distance है image की from the lens. कहता है figure 4.1 shows some of the apparatus available and a triangular thin like a whole object है piece of art में कट हुआ है सारी बातें दिखा रहा है लेंस होल्डर पे लेंस रखा हुआ है बेंच है lamp is connected to a power supply and can be switched on and off as required. Write a plan and in your plan list any additional apparatus that you need. Draw a diagram of the arrangement of the apparatus labeling the U and V's. Explain briefly how to do the experiment. State the steps taken to obtain a sharp focused image and explain how to use your readings to determine if. इसमें there is no need for drawing a table. काम ही नहीं है कोई ऐसा टेबल का. There is no need of drawing a graph. क्योंकि तुम्हें दो वेरिएबल्स के दरमियान में कोई रिलेशनशिप भी डिस्कस नहीं करना. You just want to find out the value of focal length, that's it. And you have an equation where you need to put in the values. So your experiment is basically designed to actually find out U and V on this. Additional apparatus अगर मैं सोचूं तो मेरी नजर में तुम्हें एक मीटर रूल चाहिए, तुम्हें एक स्क्रीन चाहिए और एक सेट स्क्वायर चाहिए चेक करने के लिए कि तुम्हारी स्क्रीन जो है वो वर्टिकल है. ये तीन चीजें तुम्हें रिक्वायर्ड, मीटर रूल, सेट स्क्वायर एंड स्क्रीन. डायग्राम अगर तुम्हें बनानी हो तो डायग्राम में मामला कुछ ऐसे होंगे. लेंस के सामने रखी हुई एक स्क्रीन, स्क्रीन के पीछे एक सेट स्क्वायर. सही, स्क्रीन पे इमेज बनेगी तुम्हारे लैंप, वही तो देखोगे. और पीछे सेट स्क्वायर चेक करने के लिए कि वो वर्टिकल है या नहीं, क्योंकि बेटा अगर ये वर्टिकल ना हो ऐसे टेढ़ी हुई तो इमेज तो यहां बन रही होगी पर स्केल पे तुम रीडिंग ये ले लो, क्या गलत है. रीडिंग तो ये होनी चाहिए जो स्क्रीन का सीधा होना बहुत जरूरी. मीटर रूल आपने प्लेस किया, U और V निकालने के लिए आपने ऑब्जेक्ट, लेंस और स्क्रीन इन तीनों की पोजीशंस को रूल पे लोकेट करने का लेंथ L1 इज द मार्क ऑन द रूल जहां पे स्क्रीन रखी हुई है, L2 जहां पे तुम्हारा लेंस रखा हुआ है, L3 जहां पे तुम्हारी स्क्रीन रखी. इमेज कार्ड क्या है, पिन होल दे रहा है. अब U और V के लिए U is the distance from the object to the center of the lens. लेंस के मिडिल तक जाना है, ये U है. और फिर लेंस के मिडिल से लेके स्क्रीन तक का डिस्टेंस ये भी है. नहीं बेटा अपन इमेज नीचे नहीं बनेगी, इमेज बिल्कुल स्क्रीन के मिडिल में आएगी. यहां से आने वाला ऑब्जेक्ट जो लाइट रेज आ रही होंगी तो ये आगे कन्वर्ट हो जाएगी. उसके बाद कहता है एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ टू डू द एक्सपेरिमेंट. यू विल टर्न ऑन द लैम्प, you will place the screen in front of the lens and then you will move the image screen towards or away from the lens until you get a sharp focused image. A bright dot will be seen on the screen. You'll use the meter rule to determine the values of L1, L2 and L3. And for finding the value of U, आप करेंगे L2 minus L, difference लेंगे on markings. For finding the value of V, आप करेंगे L3
माइनस L2, तो आपको भी मिल जाएगा। ट्रेडिशनल पॉइंट आयशा तुम इसमें बनाने की नीड नहीं है, वैसे लेंस का सेंटर है। फिर था एक्सप्लेन हाउ टू यूज योर रीडिंग्स टू डिटरमिन एफ। भाई जो यू और वी मेजर किया उसको उठा के फॉर्मूले में रख दो, एफ आ जाएगा। हाँ, एक्यूरेसी के लिए एक आध मशवरा दे देना, डार्क रूम के अंदर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाए ताकि शॉर्ट इमेज को क्लियरली ऑब्जर्व कर सके। तो बेस्ड ऑन द डायग्राम जो मैंने यहाँ दिखाई, अगर मैं इसका आंसर दिखाऊं तो आंसर ऐसा हो। एक जगह पीछे अभी आंसर भी आप फैब्रिकेट कर लो, या फिर हम दोनों चीजों में से किसी एक को मूव कर सकते हैं, हम लेंस को भी कर सकते हैं और स्क्रीन को। टेबल में हमेशा बेटा उन चीजों को मेंशन किया जाता है जिनको तुम मेजरमेंट्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब जिन जिन चीजों की मेजरमेंट ले रहे हो ना, उन सब की हेडिंग टेबल में आनी चाहिए। अब तुमने कोई डिस्टेंस मेजर किया तो वो टेबल में आएगा, टाइम मेजर किया तो वो भी आएगा, उससे कुछ और एक्स्ट्रा कैलकुलेट कर रहे हो तो वो भी टेबल में आएगा। एवरीथिंग दैट यू मेजर विल बी अ पार्ट ऑफ योर। इमेज फॉर्म विल बी द शेप ऑफ ट्राइंगल। बेसिकली तुम्हारे जो कार्ड शीट रखी हुई है उसकी शेप में हो, उसमें एक डॉट बना हुआ होगा जो तुम्हें भी डॉट ये दिख रहा होगा। तो इन टूवर्ड्स ये हमें करने से तुम इमेज को स्क्रीन पर फोकस करके बना सकते। जैनब कह सकती हो यू और वी डायरेक्टली मेजर करने के लिए, लेकिन मसला ये है बेटा कि आपका स्केल का जीरो वहां नहीं है जहां पे आपने लेंस रखा हुआ है या स्क्रीन रखी हुई है या ऑब्जेक्ट। बेसिकली तो आप तो वो जो स्केल पे रीडिंग्स आ रही होंगी उनको ही यूज करके सब्ट्रैक्ट कर रही होंगी। हाँ बेटा, आफ्टर द शार्प इमेजेस प्रोड्यूस के बाद लेंगे। अक्सर अगर वर्टिकल नहीं होंगे तो इमेज की लोकेशन ऊपर या नीचे जा रही हो, जो कि तुम्हारी इमेज को स्ट्रेच कर देती है। Well, you don't need to learn all of this. You actually need to think of it. कि भाई मुझे जो स्टेप्स उसने जो चीजें पूछी हैं वो वन बाय वन करके बतानी है बस। इस क्वेश्चन के 6 मार्क्स सेट स्क्वायर से बिल्कुल कर सकते हैं राहिल। आयशा तुम अपनी डायग्राम भी बना सकती हो, लेकिन अगर उसकी ऑलरेडी ड्रॉन डायग्राम को अमेंड कर लो तो वो बेहतर हो जाएगा तुम्हारे। वो लेवल से मसला नहीं करेगा वो। नहीं बेटा, यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स।
तो ये खत्म होने जा रहा है, उसके बाद फिर हम लेसन एंड करते हैं। आज के लेसन हम यहीं तक ये रखेंगे। हमारा जो टारगेट था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब कल की क्लास के अंदर हमारा थर्मल्स और इलेक्ट्रिसिटी है, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ आगे मजीद बाकी के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।